Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे मैं आज द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के चैप्टर को एक और पायदान, एक और लेवल, एक और कदम आगे लेकर जाता हूँ। ओके, जब पढ़ाता रहूँगा तब स्पीड थोड़ा स्लो कर दूंगा, अभी थोड़ा नॉर्मल डायलॉग था तो जल्दी मैंने बता दिया। ओके, हमने महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें सीखी है, काफ़ी बातें सीखी है, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और सर्विस सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने पिछली बार सीख लिया था। आज हम सोशियल ओके, कभी कभी जेब फिसल जाती है, सोशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातें करते हैं। अब जनरली इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन आता है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, उसको पुश करना, उसके लिए प्रोग्राम्स बनवाना, येस इट इज़ नेसेसरी, बट उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ एजुकेशन, ऑब्वियसली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ सर्विसेज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अ इलिटरेट पर्सन, बराबर, अगर एक इंसान वो है जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली उसके वजह से उससे दूसरे लोग काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक नुकसान होता है, इसके अलावा और काफ़ी विभिन्न नुकसान अगर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है ज़रूर उनका हो सकता है, और नुकसान उन्हीं का वजह से नहीं, इसके वजह से पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे रेट से नहीं हो पाता है। तो आज हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। अच्छा, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिम्युलेट्स, इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के द्वारा ये हो सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते क्या क्या है? हेल्थ आता है जी, एजुकेशन आता है, और थोड़ा अगर आप आगे चर्चा करो, हाउसिंग, सिविल, ट्रांसपोर्ट, करेक्शंस एंड जस्टिस, ये काफ़ी सारी चीज़ें आती है हमारे लिए। लिटरेसी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, गांव, अगर आप गांव में जाते हो तो गांव में एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है सैनिटेशन का, ओके, उसके वजह से ऑटोमेटिकली लोग शौच करने के लिए, ओके, बाथरूम के लिए आप कह सकते हो, जाते कहाँ पर है? खुले मैदान में, खुले खेत में जाते हैं। ऑब्वियसली वो सही तरीका नहीं है। हाँ, तो उसके लिए जो सैनिटेशन की जिम्मेदारी है और उसे इम्प्रूवमेंट लाने की जो जिम्मेदारी है, ये सरकार के ऊपर आ जाती है। अच्छा,
आज हम उसके बारे में नहीं पर एडुकेशन के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं कि हमारी सरकार और सभी को ये पता है एडुकेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। बेसिक एडुकेशन रहेगा, मिडिल लेवल का एडुकेशन रहेगा या हायर लेवल का एडुकेशन रहेगा, हर लेवल का एडुकेशन अपना एक इम्पोर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस, एक महत्वपूर्णता रखता है। तो हमारी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने एडुकेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि अगर आप ये पढ़े, एडुकेशन इज द बेसिक ह्यूमन नीड, इट फॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर वो प्रगतिशील है तो उसका जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पढ़ा लिखा है। और मैं MBAs की बात नहीं कर रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं कर रहा, रीड राइट इतनी बेसिक चीज़ें तो उनको आती ही आती है। एडुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक इंडेक्स होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके कंपैरिजन से पता चलता है कि कौन सा विकसित देश है, कौन सा और प्रोग्रेसिव देश है और कौन सा इतना प्रोग्रेसिव नहीं है। एडुकेशन therefore becomes a priority at the national as well as the state level। महाराष्ट्र ने क्या किया है, एडुकेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया है और उसको एनकरेज करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स की स्थापना की है। प्राइमरी एडुकेशन, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इम्प्लीमेंटेड द RTE, द राइट टू एडुकेशन, नॉट RTI, वो अलग होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ये फ्री है, कंपलसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्री है और ये कंपलसरी है। अच्छा, अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, तो महाराष्ट्र स्टेट ने अपने सभी लोगों को जो रहते हैं कहा है, देखो भाई अगर आपके पास बच्चे हैं 4 से लेकर 14 वर्ष तक, तो प्राइमरी एडुकेशन जो होता है स्टेट की तरफ से उनको दिया जाएगा। आपको अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, स्कूल में भेजकर जो पढ़ाई की जानी चाहिए इस 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे मैंने कहा, रीडिंग एंड राइटिंग इज़ अ मस्ट, ये तो मिनिमम चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को, मेल या फीमेल, आना चाहिए। तो स्टेट ने, और ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी स्टेट्स ने और काफ़ी कंट्रीज़ ने प्राइमरी एडुकेशन की जिम्मेदारी लोगों पर नहीं, बच्चों पर नहीं, अपने ऊपर उठा ली है और उसके लिए अपनी जेब से काफ़ी हद तक बड़ा अमाउंट वो खर्चा करते हैं। 19,486 crores was spent ड्यूरिंग द ईयर 16-17। लगभग हर साल काफ़ी मोटा पैसा इसके अंदर खर्चा किया जाता है, क्योंकि स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना, टीचर्स की जो पेमेंट होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो पेमेंट होता है, अन्य और काफ़ी चीज़ें होती है जिसके लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो सरकार है काफ़ी हद तक खर्चा करती है। ये कभी भी एक वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे और अगर आपका मेजॉरिटी पॉपुलेशन एडुकेटेड होता है तो ऑटोमेटिकली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके स्टेट में ज़रूर हो सकता है। अगला लेवल है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये दोनों को एक साथ में जोड़ा गया है। इसके लिए भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन जी यहाँ वहाँ पर हो गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट इसमें भी हमारी सरकार ने एनकरेजमेंट देने के लिए 16,089 करोड़ रुपीज़, ऑब्वियसली ये खर्चे जो है काफ़ी बड़े नंबर है, बट हर सरकार ये जानती है कि अगर हमारे जगह के लोग पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी एजुकेशन तो सभी के पास में होना चाहिए, वो तो फ्री का दे रहे हैं, बट अगर पढ़ने की उनमें लालसा है तो उसके लिए भी एनकरेज करने के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए ये अभियान या ये प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए गए हैं। हायर एजुकेशन के अंदर क्या आता है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का कम्प्लीटली रोल आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर से कनेक्टेड कोई भी बड़ा चीज़ करना है, तो अगर आपको आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है, तो ऑब्वियसली आपको
एक ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है जहां पर ये हायर एजुकेशन की फैसिलिटी आपको मिल सके। महाराष्ट्र स्टेट में 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर और उसके कोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, 1 यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कोर्सेज के साथ में, 1 यूनिवर्सिटी फॉर वेटरनरी, मतलब आपको अगर जानवरों के बारे में डॉक्टर बनना है वेटरनरी, तो उसके बारे में भी आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री तो लेनी पड़ेगी। 1 फॉर टेक्नोलॉजी, 15 अदर यूनिवर्सिटीज़ फॉर जनरल कोर्सेज। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना महाराष्ट्र स्टेट में की गई है और उनको अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। कोई इस डिपार्टमेंट में, कोई उस डिपार्टमेंट में अपनी तरफ से ध्यान दे रहा है। हायर एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा ये बनाया गया है और इनफैक्ट इसके अंदर रूसा ग्रांट ऑफ 20 करोड़ under the research and innovation and quality improvement for setting up innovation and technology transfer hubs। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो महाराष्ट्र स्टेट में है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है, बट अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अगर आप अपनी भागदौड़ खुद संभाल सको, ओके, उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो हम आपको ग्रांट देगी, मदद करेगी। रूसा का जो प्लान है उसके अंदर, दोबारा बता देता हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर हायर शिक्षा अभियान, और हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर यूनिवर्सिटीज़ को बेटर क्वालिटी, अगर सारी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले लेती है तो उसके वजह से उनके कंधों पर वजन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। हाँ, तो सरकार ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि ये जो रूसा का प्लान है उसके तहत वो मदद करेंगे, वो हेल्प करेंगे, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को जिन्हें लगता है कि वो अपने पैरों पर खुद से खड़ा रह सकते हैं, अपने कोर्सेज को, अपने चैप्टर्स को, अपने एग्जामिनेशंस को खुद से बनाकर वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर और हायर एजुकेशन के अलावा देर आर सम अदर काइंड ऑफ एजुकेशन जिस पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन से यहाँ पर हमारा मतलब क्या निकलता है? अच्छा, अगर बच्चे जिनको कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड, बराबर, तो उनके ऊपर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। उनको हो सकता है नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल कक्षा में, नॉर्मल क्लासरूम में बिठाया नहीं जा सकता, ताकि क्योंकि उनके ऊपर ध्यान, उनको पढ़ाने के टेक्निक्स अलग होने चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को, अगर उनके ऊपर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान बना के कोर्स मटेरियल उनके लिए ही बनाया जा सके और अकॉर्डिंगली टीचर्स को ऐसे बच्चों को, खास बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। गर्ल्स एजुकेशन, ऑब्वियसली मैंने ये काफ़ी बार एक ऑटो रिक्शा ना या कोई भी टैक्सी पे पीछे लिखा हुआ पड़ा है कि मतलब अगर एक परिवार में अगर माता या एक स्त्री सीखती है तो ऑटोमेटिकली पूरा परिवार उसके साथ में भी सीखता है और उसके वजह से पूरा परिवार भी एडुकेटेड लगता है। तो महाराष्ट्र स्टेट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है दैट लड़कियों के पढ़ाई को बढ़ावा दे सके, उसके लिए उनको फ्री एजुकेशन, गांव देहात के अंदर कॉस्ट ऑफ एसटी बस सर्विस, बाइसिकल्स, ऐसे लोगों को जिन्हें ज़रूरत है। मेरे पीछे जो आप लड़की को देख रहे हो, इनका न्यूज़ आर्टिकल था कि करीबन ये हर दिन, मुझे अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 14 किलोमीटर अपने स्कूल को जाने के लिए, आने के लिए चलती है। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हमारे सोसाइटी से बाहर आते हैं, हमारे फ्लैट से बाहर आते, हमारे घरों से बाहर आते हैं, हमें सामने ही बस मिल जाती है, बड़े आराम से बैठ के हम हमारे स्कूल को पहुंच जाते हैं। बट अगर आप सोचो 14 किलोमीटर आपको चलना पड़े, काफ़ी लोग ऐसा कहेंगे, बच्चे खास करके, क्या नहीं जाना है, घरी पे बैठ जाते हैं, इतना चल के कौन जाएगा पढ़ने के लिए। हाँ, जो पढ़ाई की महत्व, इम्पोर्टेंस को समझते हैं वो 14 क्यों 40 किलोमीटर भी एक दिन में चल लेंगे। बट सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गर्ल्स एजुकेशन की
सेक्टर के अंदर अपनी तरफ से वो पूरा ध्यान दे सके। एडल्ट लिटरेसी, इसके अंदर ईच वन टीच वन करके प्रोग्राम है, जहाँ पर जो लोग बड़े हो चुके हैं, 40, 50, 30 साल के हैं या उससे ज़्यादा आयु के लोग हैं, बट उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा सके। क्योंकि एडुकेशन बच्चों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना महत्व है, उतना ही एडल्ट के लिए भी है, और अलग अलग प्रोग्राम्स बना के उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आखिरकार में ट्राइबल एडुकेशन, ओके, जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, ऑटोमेटिकली ये मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी अमीर, काफ़ी पैसों वाली कम्युनिटी नहीं है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। बट ध्यान देने के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिसके अंदर आश्रम स्कूल्स की स्थापना की गई है। क्योंकि जब ट्राइबल वालों के जो बच्चे हैं उनके घरों में, क्योंकि वो इतने दूर इलाके में रहते हैं, आप रास्तों के लिए, आप गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, इंटरनेट की सप्लाई के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो इन आश्रम स्कूल्स के अंदर अगर ट्राइबल लोगों के जो बच्चे हैं अगर वो आए, तो उनको एकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म, एडुकेशनल मटेरियल, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। 556 एडिड आश्रम स्कूल्स, एडिड का मतलब क्या है, सरकार की ओर से हेल्प इनको मिलती है, ताकि एकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म, एडुकेशनल मटेरियल, ये सारी चीज़ें ट्राइबल, हम जैसे मैंने पहले बताया है ना, अगर हम मुंबई शहर में रहते हैं या पुणे शहर में रहते हैं, हमारे लिए वो शहर काफ़ी छोटी चीज़ है, बट उसके बाहर महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा इलाका है। तो छोटे छोटे ग्राम में, छोटे छोटे देहाती जगहों पर ट्राइबल बेल्ट होता है, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली सुविधाएं नहीं हो पाती है, बट वहाँ पर भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये था एडुकेशन से कनेक्टेड। अभी हम चर्चा करते हैं हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। तो देर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2007। महाराष्ट्र सरकार ने गांव खेड़ों के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर क्या बनाया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ छोटा मोटा इलाज, या एक डॉक्टर या किसी को अगर अस्पताल में कुछ दिनों के लिए दाखिल किया जाना चाहिए फॉर वेरी बेसिक ट्रीटमेंट, ये ज़रूर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, या एट वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। अगेन जो शहर के लोग हैं, हम जैसे, हमारे लिए सारी सुविधाएं हैं, हमारे लिए बड़ा सा बड़ा अस्पताल, सारी चीज़ें उपलब्ध है, हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं, पर जो लोग गांव खेड़ों में रहते हैं उनके पास नहीं हो पाता है। और हेल्थ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए फैसिलिटी सभी को दी जानी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट ने एक 3 टायर सिस्टम बनाया है, और उस 3 टायर सिस्टम में बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते हैं, सेकेंडरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अस्पताल बनाए गए हैं, और तीसरा जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो एडुकेशन के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स बनाकर उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और हेल्थ के ऊपर अगेन एक सिस्टम बनाकर बेसिक लेवल, सेकेंड टायर लेवल एंड 3 टायर लेवल यहाँ पर, ताकि अगर कोई गांव में रहता है और अगर उसके गांव में वो सुविधा नहीं है, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल तक जा सकता है, और अगर वहाँ पर भी सुविधा नहीं है तो वो एक शहर के जो मेडिकल कॉलेजेस है या जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ के ऊपर जाकर जो भी सर्विस चाहता है वो उपलब्ध करवा सकता है। ये हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है एडुकेशन और हेल्थ पर चर्चा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन ने आपके इस जानकारी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसके बाद में आराम फरमाएं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स उपलब्ध है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन अवेलेबल है। अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग का ऑप्शन भी हमेशा रहता है। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना
ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय।